बिहार में एसआईआर को लेकर मचे बवाल के बीच फाइनल रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में पटना में कितने वोटर बढ़ गए, तो वहीं कौन से जिलों में नाम हटाए गए, जानेंगे। वहीं एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर मच रहा बवाल थम क्यों नहीं रहा। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने अब कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया। इसके अलावा जानेंगे अमेरिका में ट्रंप की सरकार शटडाउन क्यों हो गई। वहीं फिलीपींस में भूकंप की तबाही को लेकर क्या पता चला है। आखिर में भारत के ग्रोथ रेट को लेकर बात होगी। आरबीआई ने इस बार कितने प्रतिशत की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जश्न। पहली खबर बिहार से है। बिहार में वोटर लिस्ट की सबसे बड़ी क्लीनिंग प्रोसेस खत्म हो गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम 29 सितंबर को खत्म हुआ और इलेक्शन कमीशन ने फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी कर दिया। इस नई वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, यानी बिहार की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि शुरुआत की लिस्ट से करीब 47 लाख नाम कम हो गए। कुल मिलाकर 69 लाख नाम काटे गए और 21.5 लाख नए नाम जोड़े गए। अगर जिलों के हिसाब से देखें तो पटना में वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है, यानी अगस्त में ड्राफ्ट रोल में 47 लाख नाम थे, अब ये बढ़कर 48,63,000 के आसपास हो गए, यानी करीब 1,63,000 नाम नए जुड़े। अरवल जैसे छोटे जिले में भी 14,000 नए नाम शामिल किए गए और सिर्फ 2,000 से थोड़े ज्यादा नाम हटाए गए। वहीं गोपालगंज जैसे जिले में सबसे ज्यादा डिलीशन हुई। यहां बार बार बाढ़, लोगों का पलायन और यूपी से रिश्तेदारी जैसी वजहों से बड़ी संख्या में लोग नामांकन के वक्त मौजूद नहीं रहे, जिनके नाम हटाने पड़े। अब जरा बैकग्राउंड समझते हैं। बिहार में आखिरी बार इतना बड़ा रिवीजन 2003 में हुआ था। उसके बाद सालाना अपडेट तो होते रहे, लेकिन पूरे राज्य की वोटर लिस्ट का पूरा रिव्यू नहीं हुआ। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस बार जुलाई से एसआईआर की शुरुआत की। पहले चरण में 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ गांव-गांव और वार्ड गए। लोगों को फ्री फिल्ड फॉर्म दिए गए ताकि वो अपनी डिटेल्स चेक करके सही जानकारी भर सके। ये काम 1 जुलाई से 26 जुलाई तक चला। फिर 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल जारी हुआ। उसमें करीब 72.4 मिलियन यानी 7 करोड़ 24 लाख वोटर लिस्टेड थे, लेकिन इसमें जनवरी 2025 की लिस्ट के मुकाबले लगभग 65 लाख नाम कम थे। यहीं से विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं और इसमें गरीब, दलित और महिलाओं के नाम ज्यादा काटे जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये सब एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड यानी अनुपस्थित जगह बदल चुके और मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 1 अगस्त से 30 अगस्त तक क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का दौर चला। जिनके नाम हटे थे वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स देकर अप्लाई कर सकते थे। नए वोटर भी फॉर्म भर सकते थे। इसी दौरान करीब 36,500 नाम और हटाए गए, लेकिन 21.5 लाख नए नाम जुड़ गए। इनमें पहली बार वोट देने वाले युवा और वो लोग शामिल हैं जिनका नाम अगस्त की लिस्ट से हट गया था, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देकर अपना नाम फिर से जुड़वा लिया। ये पूरा प्रोसेस आसान नहीं था। 2003 की लिस्ट में जिनका नाम था वो तो उस एक्सट्रैक्ट का हवाला देकर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई। 1987 से पहले पैदा हुए लोग अपना आईडी प्रूफ देकर नाम जुड़वा सकते थे। 1987 से 2004 के बाद पैदा हुए लोगों को अपना डॉक्यूमेंट और पेरेंट्स में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना जरूरी था। 2004 के बाद पैदा हुए वोटर्स को खुद के साथ साथ दोनों पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़े। शुरुआत में 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स मान्य थे। इनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड शामिल नहीं थे। इसे लेकर भी विवाद हुआ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और सितंबर में आदेश दिया कि आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि लगभग 6.5 मिलियन यानी 75 लाख से ज्यादा जो नाम डिलीट हुए हैं उनकी डिटेल और कारण पब्लिकली शेयर की जाए। इलेक्शन कमीशन ने 56 घंटे में ये लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी। वहीं विरोधी पार्टियों का आरोप है कि पूरे प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि बहुत ज्यादा डिलीशन और बहुत कम एडिशन हुआ है। वो इसे कोर्ट और सड़क दोनों पर चुनौती देंगे। दूसरी तरफ एनडीए नेता और मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि ये सब विपक्ष
विपक्ष का नाटक है। दरअसल एसआईआर प्रोसेस से वोटर लिस्ट साफ हुई है और अब चुनाव ईमानदारी से होंगे। इस पूरे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर रिवीजन में कोई गैर कानूनी काम पाया गया तो पूरी वोटर लिस्ट ही रद्द की जा सकती है। 7 अक्टूबर को इस मामले की फाइनल सुनवाई होगी। वहीं 4 और 5 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम बिहार आकर चुनाव की तैयारी का जायजा लेंगे। उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है। अब असर पर भी नजर डालें। वोटर लिस्ट में 69 लाख नाम हटना और 21 लाख जुड़ना बहुत बड़ा बदलाव है। इतने बड़े पैमाने पर कभी किसी राज्य से नाम नहीं हटाए गए। इससे बिहार का चुनावी गणित भी बदल सकता है। महिला वोटरों के नाम ज्यादा हटने की बात रिपोर्ट में सामने आई है। ऐसे में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न इस बार अहम फैक्टर बनेगा। वहीं पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़ी है। इनका रुझान किस तरफ जाता है, ये चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकता है। अगली खबर एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भारत से एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद हुए हंगामे के लिए माफी मांगी है। फाइनल 28 सितंबर को खेला गया था, जिसके बाद भारतीय टीम और एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष रहे नकवी के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया। फाइनल के तुरंत बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी और मेडल सीधे नकवी से लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद नकवी ने मैदान पर पारंपरिक प्रेजेंटेशन सेरेमनी ही रोक दी। ट्रॉफी और मेडल एसीसी अधिकारियों के जरिए मैदान से हटा दिए गए। सूत्रों के मुताबिक 30 सितंबर को हुई एसीसी की बैठक में नकवी ने बीसीसीआई के सामने खेद जताया। उन्होंने माना कि मामला इतना बिगड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन इसी बैठक में भारतीय बोर्ड ने नकवी के रवैये की कड़ी आलोचना भी की। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी की है, किसी एक क्रिकेट बोर्ड की नहीं। उन्होंने नकवी पर आरोप लगाया कि ट्रॉफी और मेडल को अपने होटल रूम में ले जाना बेहद अनुचित था। शुक्ला ने जोर देकर कहा कि ट्रॉफी औपचारिक रूप से भारतीय कैप्टन सूर्य कुमार यादव को सौंपी जानी चाहिए और एसीसी की कस्टडी में रहनी चाहिए। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी नकवी पर तंज कसते हुए कहा, हमने जानबूझकर फैसला किया कि एसीसी चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं लेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले जाने का हक मिल जाता। माफी के बावजूद नकवी अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम ट्रॉफी चाहती है तो कैप्टन को दुबई स्थित एसीसी ऑफिस आकर इसे लेना होगा। बीसीसीआई ने इस मांग को तुरंत खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जब फाइनल के दिन कैप्टन को ट्रॉफी लेने मैदान से नहीं बुलाया गया तो अब क्यों उन्हें दुबई जाना पड़े। इस पूरे विवाद ने भारतीय जीत की चमक फीकी कर दी है और दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों में और कड़वाहट भर दी है। भारत ने एशिया कप 2025 का फाइनल तो जीत लिया, लेकिन ट्रॉफी को लेकर जारी खींचतान अब कूटनीति और खेल दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बन गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो अमेरिका से है। अमेरिका में बुधवार तड़के सरकार का कामकाज बंद हो गया। ये 6 साल में पहली बार है जब अमेरिकी सरकार शटडाउन का सामना कर रही है। वजह रही सेनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास न हो पाना। आधी रात तक किसी समझौते की उम्मीद नहीं बनी और 12:01 पर शटडाउन लागू हो गया। सेनेट में 55 और 45 के अंतर से बिल खारिज हो गया। इस हार ने सरकारी कामकाज को खुला रखने की संभावना खत्म कर दी। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर एक टाइमर की तस्वीर पोस्ट कर इसे डेमोक्रेट शटडाउन बताया। ये 1981 से अब तक का 15वां शटडाउन है। इसकी वजह से सितंबर का अहम रोजगार आंकड़ा जारी नहीं होगा, हवाई यातायात धीमा होगा, वैज्ञानिक शोध रुकेंगी, अमेरिकी सैनिकों की तनख्वाह अटक जाएगी और करीब 7.5 लाख फेडरल कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए जाएंगे। अनुमान है कि सरकार को रोजाना $400 मिलियन का नुकसान होगा। इस गतिरोध के केंद्र में 1.7 यानी $1.7 ट्रिलियन का बजट है, जो सरकारी एजेंसीज को चलाने के लिए जरूरी है। कुल $7 ट्रिलियन के संघीय बजट का बड़ा हिस्सा पहले से ही स्वास्थ्य, रिटायरमेंट और कर्ज के ब्याज में जाता है। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि रिपब्लिकन स्वास्थ्य लाभों को बढ़ाने से बच रहे हैं, जो साल के अंत में खत्म हो रहे हैं। वहीं सेनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा, ये सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, हमें पता है कि असल में कमान उन्हीं के हाथ में है। रिपब्लिकन का कहना है कि स्वास्थ्य लाभ का मुद्दा अलग से निपटाया जाए, बजट को बंधक न बनाया जाए। शटडाउन से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माहौल और गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बंद हुई तो काफी लोगों की छटनी होगी और वो डेमोक्रेट्स होंगे।
ये धमकी ऐसे समय में आई है जब पहले ही 1.5 लाख से ज्यादा फेडरल कर्मचारी ऐतिहासिक स्तर पर नौकरी छोड़ रहे हैं। कई विभागों ने अपने कर्मचारियों को नोटिस भेज दिए हैं। सेना, बॉर्डर एजेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम करते रहेंगे, लेकिन उन्हें फिलहाल तनख्वाह नहीं मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन शिक्षा विभाग अपने 90% स्टाफ को छुट्टी पर भेजेगा। एनवायरमेंट एजेंसी सफाई कार्य रोक देंगी और स्मिथसोनियन म्यूजियम और नेशनल जू के दरवाजे बंद होंगे। शटडाउन के पीछे असली टकराव स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि फंडिंग बिल में अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत दी जा रही सब्सिडीज को सुरक्षित किया जाए। उनके मुताबिक इसके बिना 2.4 करोड़ अमेरिकियों की बीमा प्रीमियम बढ़ जाएगी। रिपब्लिकन इसे डेमोक्रेट्स की राजनीति बताते हैं। 2018 में भी ट्रंप प्रशासन को सीमा दीवार फंडिंग को लेकर 35 दिन तक शटडाउन झेलना पड़ा था, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था। मौजूदा संकट दिखाता है कि वॉशिंगटन की राजनीतिक खींचतान आम अमेरिकियों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। और अगली खबर फिलीपींस से आई है, जहां भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। 29 सितंबर की रात फिलीपींस के सेंट्रल इलाके में 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। कई इमारतें ढह गईं, बिजली गुल हो गई और लोग दहशत में घरों से बाहर भागने लगे। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अब तक कम से कम 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में बच्चों और बुजुर्गों की संख्या भी शामिल है। भूकंप का केंद्र सेबू प्रांत के बोगो शहर से करीब 19 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था और इसकी गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर बताई गई है, यानी झटका सतह के बेहद करीब था, जिस वजह से नुकसान और ज्यादा हुआ। शुरुआत में फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सेस्मोलॉजी ने सुनामी अलर्ट जारी किया था, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया क्योंकि किसी भी असामान्य लहर की पुष्टि नहीं हुई। सेबू और आसपास के कस्बों मेडेलिन और सैन रेमिग्यू से सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें आईं। कई घर पूरी तरह ढह गए, चर्च और सरकारी इमारतें मलबे में बदल गईं, खेल परिसर और पानी की सप्लाई सिस्टम तक तबाह हो गई। कई परिवार मलबे में दब गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत कर्मी मशक्कत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें लोग खुले मैदानों और सड़कों पर रात गुजारते दिखे। ये तबाही ऐसे समय हुई जब फिलीपींस पहले से ही एक घातक तूफान से जूझ रहा था। लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं ने राहत और बचाव कार्य को और मुश्किल बना दिया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल फोकस फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर है। कई जगहों पर मेडिकल टीम्स को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। भूकंप का असर इतना व्यापक था कि बिजली घरों को नुकसान पहुंचने से कई जिलों में अंधेरा छा गया। अस्पतालों में भी जनरेटर के सहारे इलाज चल रहा है। सेबू प्रांत के गवर्नर ने कहा कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कई इलाकों से अभी भी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन आखिर फिलीपींस में भूकंप इतने ज्यादा क्यों आते हैं? इसका जवाब छिपा है रिंग ऑफ फायर में। ये वो इलाका है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है और जहां लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती और खिसकती रहती हैं। यही टकराव भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों की बड़ी वजह है। फिलीपींस में दो बड़ी टेक्टोनिक ताकतें टकराती हैं। एक तरफ है फिलीपींस सी प्लेट, जो पूर्वी हिस्से में फिलीपींस ट्रेंच के नीचे धंस रही है। दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट्स पश्चिम की ओर से मेलिना और नेग्रोस ट्रेंच के नीचे खिसक रही हैं। इन दोनों दबावों के बीच फंसा फिलीपींस दुनिया के सबसे अर्थक्वेक प्रोन इलाकों में से एक बन जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी प्लेट्स अचानक हिलती हैं तो धरती के भीतर जमी हुई ऊर्जा झटके के रूप में बाहर निकलती है और वहीं भूकंप बन जाता है। इस बार झटका सतह के बेहद पास था, इसीलिए नुकसान इतना गहरा हुआ। फिलहाल राहत कर्मी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन तूफान और भूकंप की दोहरी मार ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। सरकार ने आपात स्थिति घोषित कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील भी शुरू कर दी है। आखिरी खबर भारत की ग्रोथ रेट को लेकर है। आरबीआई ने भारत की आर्थिक वृद्धि का नया अनुमान जारी किया है। अब कहा गया है कि साल 2025-26 में देश की जीडीपी 6.8% की रफ्तार से बढ़ेगी। पहले इसका अनुमान 6.5% लगाया गया था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को बताया कि जीएसटी में सुधार जैसे बड़े कदम और कुछ और आर्थिक बदलाव भारत की ग्रोथ को सहारा देंगे, जिससे बाहर की दुनिया से आने वाली चुनौतियों का असर थोड़ा कम होगा। गवर्नर ने कहा कि इस साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 के बीच भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी है। ये तेजी निजी खर्च और बड़े निवेश की वजह से आई।
आपूर्ति की तरफ देखें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए में 7.6% की वृद्धि हुई है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वापसी और सेवाओं के लगातार अच्छे प्रदर्शन का बड़ा योगदान है। वहीं ग्रामीण इलाकों में मांग अच्छी बारिश और मजबूत खेती की वजह से बढ़ रही है। शहरों में भी धीरे धीरे खपत में सुधार हो रहा है। इसी आधार पर आरबीआई ने कहा है कि पूरे साल 2025 और 26 में जीडीपी 6.8% बढ़ सकती है। अलग अलग तिमाही में Q2 यानी जुलाई से सितंबर में 7%, Q3 यानी अक्टूबर से दिसंबर में 6.4% और Q4 यानी जनवरी से मार्च में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका और चीन में हालात उम्मीद से बेहतर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई दिक्कतें बनी हुई हैं। कई देशों में महंगाई लक्ष्य से ज्यादा है, जिससे वहां के सेंट्रल बैंक्स को दिक्कत हो रही है। अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड की दरें बढ़ी हैं, जबकि शेयर बाजार मजबूत बने हुए हैं। भारत में सरकार का खर्च भी अप्रैल से जुलाई के बीच तेजी से बढ़ा है। निवेश की गतिविधियां भी मजबूत हैं। सीमेंट और स्टील की खपत बढ़ी है, जो निर्माण कामकाज के अच्छे होने का संकेत है। हालांकि मशीनरी और पूंजीगत सामान का उत्पादन और आयात थोड़ा धीमा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की रिकवरी अभी ठीक ठाक चल रही है। आगे के लिए उम्मीद है कि अच्छी बारिश, खरीफ की फसल की बढ़िया बुवाई और जलाशयों में पर्याप्त पानी खेती और ग्रामीण मांग को और मजबूत करेंगे। सर्विस सेक्टर की रफ्तार और रोजगार की स्थिरता भी खपत को बढ़ावा देगी। जीएसटी दरों में सुधार और बढ़ती घरेलू मांग निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाएंगे। हालांकि आरबीआई ने चेतावनी भी दी है कि अगर दुनिया में व्यापार और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी रही तो भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भू राजनीति, तनाव और विदेशी बाजारों की उठापटक भी भारत की ग्रोथ को धीमा कर सकती है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन दुनिया के हालात और विदेशों की नीतियां आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। आज का जस्ट के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जस्ट के साथ।